जय हिंद। स्वागत है आप सभी का तक्षशिला डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम इंग्लिश के एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, जिस सेक्शन का नाम है क्वेश्चन टैग। जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर इस चीज को देख सकते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग हमारे लिए जरूरी क्यों, हमें यह समझना है, और क्वेश्चंस का स्कोप क्या है इस टॉपिक से हमें यह समझना है। देखिए, इस टॉपिक से जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जनरली 1 से 2 क्वेश्चंस मिलेंगे एनडीए के पेपर में, और सीडीएस के पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं, और सीएपीएफ के पेपर में भी कई बार क्वेश्चन टैग से क्वेश्चंस आए हैं, जो कि पेपर 2 है, जहां पर आपसे लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम देखें क्वेश्चंस या नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिहाज से, तो शायद ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से देखें तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी डे टू डे लाइफ में जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, वहां पर भी कई सारे हम यहां से पार्ट्स या फ्रेजेस यूज करते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज कि इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो काफी सारे यहां पर ग्रामर के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से ये सेक्शन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है। सो बिना देरी करे शुरू करते हैं इस पार्ट को, जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। और आज के क्लास में मैं आपको ये उम्मीद और पूरा भरोसा दिलाता हूं कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। इसके परव्यू से कोई भी बाहर नहीं बचेगा, इस क्लास के परव्यू से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। देखिए, हमें यह समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन टैग खुद में क्वेश्चन का एक कंप्लीट पार्ट नहीं होता, क्योंकि अगर हमें पूरा क्वेश्चन लिखना है, पूरा सेंटेंस लिखना है, देन हमें कई सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। लाइक हमें एक सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, देन हो सकता है हमें एक हेल्पिंग वर्ब या फिर एक ऑक्सिलरी वर्ब भी देनी पड़े, हो सकता है उसके बाद में हमें एक मेन वर्ब भी देनी पड़े, उसके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा, और हमें एक ऑब्जेक्ट भी देना पड़ेगा, या हमें प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना हो सकता है, कंजंक्शन का, वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेंटेंस को स्ट्रेच करते रहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं क्वेश्चन टैग में, तो ये जनरली कंफर्मेटरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। अब ये कंफर्मेटरी पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है? देखिए, होता क्या, जब हम जनरली हिंदी में बात करते हैं, तो मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि आज की क्लास में आप पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे क्या? सो ये जो नहीं पढ़ेंगे क्या, एक छोटा सा सेंटेंस का पार्ट मैंने ऐड किया, ये जो कंफर्मेटरी पार्ट मैंने ऐड किया, इसी बात को हम क्या बोलते हैं? इसी बात को हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। सो क्वेश्चन टैग कभी भी पूरा एक सेंटेंस नहीं होगा, इसमें आपको केवल 2 चीजें देखने को मिलेंगी। और होता क्यों है, हम इसलिए इसको यूज करते हैं जिससे हम अपने ऑडियंस के या लिसनर्स के क्या करें, व्यूज को समझ पाए, उसको कंसीडर कर पाए। इस तरीके के सेंटेंसेस में हमें 2 चीजें देखने को मिलेंगी, या तो असर्टिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, और इसमें भी हमें 2 चीजें और देखने को मिलेंगी कि केवल 2 पार्ट सेंटेंस के ऐड हो रहे होंगे। मैं यहां पर बता देता हूं, सेंटेंस के केवल 2 पार्ट क्वेश्चन टैग कंप्राइज करता है। पहला तो है हेल्पिंग वर्ब, ध्यान से देखिएगा, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। और दूसरा पार्ट जो यूज होने वाला है, मैं यहां पर लिख देता हूं, एक तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, एक प्रोनाउन आएगा। अब यहां पर एक और बात आएगी कि सर हम इनको इस्तेमाल कैसे करें, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसका जरूर रहेगा। क्वेश्चन मार्क क्यों आता है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट से पहले लिखा, तो आपको भी पता है जहां पर भी हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं वहां पर क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, एक्सेप्ट रूल ऑफ इन्वर्जन के, वहां पर हम ऐसा नहीं करते। जब हम थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस करते हैं वर्ब पर, वो एक अलग मुद्दा है। अब हम 2 चीजें लिखेंगे, एक तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे बच्चों प्रोनाउन। ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल कैसे होता है? देखिए, अगर आपको टेंसेस में चेंज करना, लाइक प्रेजेंट के जितने भी पार्ट्स हैं, पास्ट के जितने भी पार्ट्स हैं, या फ्यूचर के जितने भी पार्ट्स हैं, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से कॉन्टिन्यूअस में जाते हैं तो केवल जो चीजें चेंज होती है वो 2 हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। और अगर हम इसको मोटे मोटे तौर पर देखें तो केवल वर्ब के चेंज होने से ही सेंटेंस चेंज होता है या टेंस चेंज होता है। तो अगर वर्ब के चेंज होने से होता है, तो जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हम किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा या हेल्पिंग वर्ब हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग यूज होगी। एंड द प्रोनाउन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्योंकि नाउन की जगह पर ही प्रोनाउन आना है, और अगर ऑलरेडी सब्जेक्ट में प्रोनाउन आया हुआ है तो हम सेम प्रोनाउन को लिख देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो प्रोनाउन हम लिख रहे हैं ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। आई सपोज आप सभी को प्रोनाउन की ठीक ठाक समझ होगी। सब्जेक्टिव केस का मतलब, अगर मान लीजिए आपको आई का इस्तेमाल करना है तो आप आई लिखेंगे, कहीं पर भी माई या फिर मी या फिर माई सेल्फ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप जो यहां पर प्रोनाउन लिख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ में, ये सब्जेक्ट की जगह पर लिख रहे हैं, इसलिए नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करना होगा। अब देखिए क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई, एक बार मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं। पहली चीज, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता क्वेश्चन टैग, सेंटेंस का पार्ट होता है, 2 पार्ट्स यूज होते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब जो कि टेंस के अकॉर्डिंग यूज होगा, सेकंड पार्ट इज प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। नाउ थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इफ एनी सेंटेंस इज असर्टिव। अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस असर्टिव है या अफर्मेटिव है, जहां पर सहमति की बात आएगी, इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा।
और जो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। इसको आप एक बैटरी की मदद से समझ सकते हैं कि दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है। दोनों प्लस हो जाएंगे तो बैटरी काम नहीं करेगी, दोनों माइनस टर्मिनल हो जाएंगे तो भी बैटरी काम नहीं करेगी। तो अगर एक साइड पॉजिटिव रखना है तो दूसरी साइड हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, और एक साइड अगर नेगेटिव है तो दूसरी साइड पॉजिटिव करना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि क्वेश्चन टैग हमेशा एक क्वेश्चन मार्क के साथ में एंड होता है, और बस इतनी सारी बातें यहां से आप क्वेश्चंस को देख पाएंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा ही वॉज वेरी करेजियस, वो बहुत बहादुर था, बहुत करेजियस था। अगर हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना तो हमें दो चीजें देखनी है। सबसे पहला कि इस सेंटेंस का टेंस क्या है। आपने देखा कि वॉज यहां हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो हमें सेम हेल्पिंग वर्ब यहां पर भी लेना पड़ेगा। हमने देखा इजंट इट तो नहीं होगा, वॉजंट इट हो सकता है, इजंट ही भी नहीं होगा, हैजंट ही भी नहीं होगा। अब बात आई कि भाई ये प्रोनाउन यहां पर ऑलरेडी आया हुआ है, अगर कोई नाउन होता तो हम प्रोनाउन लिखते, जब प्रोनाउन है तो सेम प्रोनाउन को हम यूज कर देंगे, और वॉजंट ही इसका सही क्वेश्चन टैग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आई रिपीट, जो प्रोनाउन आप यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अगर मान लीजिए यहां पर सब्जेक्ट कुछ और होता तो हम प्रोनाउन को चेंज कर देते। आई सपोज इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हो रही होगी। एक और जरूरी बात इस टॉपिक से, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम देख सकते हैं, वो क्या है, अगर हमें कहीं भी नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज करना हो तो हम उसका हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखते हैं। आप बोलेंगे सर ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है क्या? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आपको ध्यान रखना, अगर आपको कहीं इज प्लस नॉट का इस्तेमाल करना है तो इज प्लस नॉट ना लिखकर आप क्या लिखेंगे, आप बच्चों लिखेंगे इजंट। अब ये इजंट क्यों लिखना है? क्योंकि इजंट खुद में एक ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह या कह लीजिए एक मॉडल की तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक साथ लिखते हैं। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है कि एम प्लस नॉट की जगह पर कहीं भी आप एमंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी जगह किसका इस्तेमाल होता है? या तो आप आरंट लिखेंगे या फिर एंट लिख सकते हैं। एमंट इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन, एमंट लिखना गलत हो जाएगा, एमंट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। इसी तरीके से जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे आर प्लस नॉट आरंट हो जाएगा, डज प्लस नॉट डजंट हो जाएगा, वॉज प्लस नॉट वॉजंट हो जाएगा, हैज प्लस नॉट हैजंट हो जाएगा, हैड प्लस नॉट हैडंट हो जाएगा। जो चेंज होते हैं मैं बता देता हूं, शैल प्लस नॉट शैंट हो जाता है, विल प्लस नॉट वॉन्ट हो जाता है, बाकी सेम एज इट इज आते हैं। आप सभी कर लेंगे, आप सभी समझदार हैं, आपको पता है कि इन सेंटेंसेस को ऐसे किया जाना। अब अगर फर्दर मैं एक सेंटेंस यहां पर लिखूं, मैं अगर बोलूं द बॉयज हैव गॉन टू स्टेडियम, द बॉयज हैव गॉन टू स्टेडियम, बच्चे स्टेडियम जा चुके हैं या बॉयज जो है वो स्टेडियम जा चुके हैं। इसका अगर हमें क्वेश्चन टैग लिखना हो, एक बार ट्राई कीजिएगा आप सभी, है ना, एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहां पर क्या है, हैव लिखा हुआ है तो इस हैव को हम एज इट इज लिख लेंगे, इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। और दूसरा हमने देखा यहां पर बॉयज लिखा हुआ है, बॉयज क्या है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर दे लिखना पड़ेगा। अब हमने दो चीजें लिख ली, हेल्पिंग वर्ब को लिख लिया टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के लिए हमने प्रोनाउन लिख लिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब तीसरी चीज जो हमें देखनी है, हमारा सेंटेंस कैसा था, सेंटेंस हमारा था पॉजिटिव, इस वजह से क्वेश्चन टैग को हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्वेश्चन टैग को कर देना पड़ेगा नेगेटिव। तो हमने नेगेटिव क्वेश्चन टैग कर दिया और यहां से ये इसका एक सही क्वेश्चन टैग बन गया। आई सपोज ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, और नेगेटिव क्वेश्चन टैग का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक और क्वेश्चन यहां पर ले लेता हूं, ही डिड नॉट टेल अ लाई, उसने कोई भी झूठ नहीं बोला। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर ऑलरेडी नॉट आया हुआ है, तो ये तो होने से रहा, ये भी होने से रहा, क्योंकि हैज आया, यहां डिड है। अब इधर देख लेते हैं, इज ही, ये भी नहीं होगा, इस डिड को यहां पर इस्तेमाल करेंगे और डिड के साथ में प्रोनाउन ही एज इट इज लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे, डिड ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आई सपोज आप सभी तक मैं अपनी बात को सही ढंग से कन्वे कर पा रहा हूं, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर आप सभी समझ पा रहे हैं तो ऐसे और वीडियोस के लिए, और टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक को आप और पढ़ा दीजिए, उन सेक्शन पर हम और ज्यादा वीडियोस आप सभी तक पहुंचाएंगे। चलिए यहां तक तो हमें बात समझ में आ गई कि अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हम नेगेटिव कर देंगे, और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हम पॉजिटिव कर देंगे। लेकिन कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग ही नेगेटिव होता है। इनका मीनिंग ऐसा होता है कि बहुत ही कम या बहुत ही ट्रिवियल अमाउंट में कोई चीज होती है, इस वजह से हम उसको क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बात कर ले नेवर, स्कार्सली, है ना, स्कार्सली का मतलब इतना कम कि ना के बराबर, हार्डली कभी कभार, इतना कम कि मान ही नहीं सकते इतना कम है, रेयरली का मतलब दुर्लभता से, बहुत मुश्किल से,
बेयरली, सेल्डम, नथिंग, नॉट, नीदर, नन, नो वन, लिटिल और फ्यू भी इसी में आते हैं। आप सबने पढ़ रखा होगा, लिटिल का मतलब कोई चीज, कोई अनकाउंटेबल चीज इतनी कम हो जाए, मात्रा में इतनी कम हो जाए, अमाउंट में इतनी कम हो जाए जिसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। अगेन फ्यू हम यूज करते हैं काउंटेबल चीजों के लिए, कोई ऐसी चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो इतनी कम हो जाए कि हम उसको कंसीडर ही नहीं कर सकते। जैसे मैं यहां पर बोलूं इट इज रेयरली फाउंड, ये बहुत मुश्किल से मिलता है, इतने मुश्किल से कि माना ही नहीं जा सकता। तब हम क्या करेंगे, आपको पता चल गया भाई ये सेंटेंस में अगर वर्ड्स आएंगे तो सेंटेंस ऑलरेडी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव मीनिंग रखेगा, और नेगेटिव मीनिंग रखेगा तो क्वेश्चन टैग हमारा कैसा होना चाहिए भाई, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए पॉजिटिव कौन कौन से, ये तो होने से रहा, ये तो नहीं होगा, डज इट, इज इट, इट इज। अब देखिए यहां पर क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है तो इज आएगा, तो डज वाला ऑप्शन तो गया। ये दोनों ऑप्शंस आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज करें कि सर इट इज होगा या इज इट होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ेगा और इज इट इसका सही क्वेश्चन टैग हो जाएगा। आई सपोज ये बात सभी बच्चों तक समझ में आ गई होगी, सभी बच्चों तक पहुंच पा रही होगी कि अगर ये वर्ड्स किसी सेंटेंस में इस्तेमाल हुए हैं तो इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा और ये वर्ड्स नेगेटिव मीनिंग कैरी करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यही सेम बात को मैंने वापस से लिख दिया है कि अगर कहीं किसी सेंटेंस में अ लिटिल यूज हुआ है और आ फ्यू यूज हुआ है तो अ लिटिल और आ फ्यू ये पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, इसलिए इनका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। और अगर कहीं पर लिटिल और फ्यू यूज हुआ है तो ये नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं और इनका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। जैसे फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम टू अटेंड द क्लास, बहुत कम बच्चे क्लास अटेंड करने हैं। जनरली हमारी क्लासेस में ऐसा नहीं होता है ना, तो हुआ क्या, एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। मान लीजिए कहीं पर बहुत कम बच्चे क्लास अटेंड करने गए, इतने कम बच्चे गए हैं कि हम उनको कंसीडर ही नहीं कर सकते, तो हम मानेंगे ना के बराबर बच्चों ने क्लास को अटेंड किया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर हैव कैसे यूज हुआ है, मीन हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है, सॉरी हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है, कम जो है ना ये मीन वर्ब हमारा हो गया। अब देखो जरा बच्चों, डू दे नहीं होगा क्योंकि हैज या हैव होना चाहिए, hasn't they नहीं होगा क्योंकि इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव नहीं हो सकता, haven't they भी नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन टैग अगेन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, बी ऑप्शन, have they would be the correct option। ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। I have read a few books, मैंने कुछ किताबें पढ़ी। अब इतनी भी कम नहीं पढ़ी कि अब मैं ये मान लूं मैंने नहीं पढ़ा, और इतनी ज्यादा भी नहीं पढ़ी कि बहुत सारे हो गए, तो हम इसको क्या माने, कुछ, सम एटलीस्ट का सेंस दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करेंगे। अब अगेन ये हैव जो है ना हेल्पिंग वर्ब और रीड मेन वर्ब, तो हमें सेम हेल्पिंग वर्ब यहां लेनी पड़ेगी। डिड आया ये ऑप्शन नहीं हो सकता, डोंट आया ये भी नहीं हो सकता, हैव नॉट आई भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, यही चीज मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, हैव नॉट आई और हैवंट आई। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये वाला लगाएं या ये वाला लगाएं। हमेशा नेगेटिव क्वेश्चन टैग का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म रहेगा। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन नहीं सही होगा, सॉरी डी ऑप्शन सही होगा। हैव नॉट आई लिखना गलत हो जाएगा, हैवंट आई लिखना सही हो जाएगा। आई सपोज आप सभी बच्चों तक ये बात सही ढंग से पहुंच पा रही होगी, आप इसको नोट कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। चलिए, हमने अफर्मेटिव का समझ लिया, हमने नेगेटिव का समझ लिया। अगर इंट्रोगेटिव है तो बात सेम रहेगी, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव को देखना। अफर्मेटिव का नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव का पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। अब बात आती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हम उनको बोलते हैं जहां पर कोई ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट करी जा रही हो, कोई सजेशन दिया जा रहा हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में होगा क्या, जैसे प्लीज गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके सामने दो ऑप्शंस हो जाएंगे, या तो विल या वुड यू होगा या विल या वुडंट यू होगा। जनरली आप वुड यू लगाइएगा, विल यू ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं मानते, बट अगर मान लीजिए कोई और ऑप्शन नहीं है, लाइक वुड भी नहीं है, वुडंट भी नहीं है, तो आप विल यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वुड यू वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। एक चीज और आपको यहां से ध्यान रखनी कि जो पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, मतलब जहां पर नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है, उनके लिए वुड यू भी सही ऑप्शन होगा और वुडंट यू भी सही ऑप्शन होगा। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, होगा क्या, वुड यू भी सही ऑप्शन हो जाएगा और वुडंट यू भी होगा, ये है ना। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव का क्वेश्चन टैग नेगेटिव नहीं हो सकता, उस केस में आपको वुड यू ही लिखना होगा, वुडंट यू लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इस वाले सेंटेंस को हम देखें, प्लीज गिव मी सम मनी, विल यू हो सकता है, देख लेते हैं, वांट यू ये भी हो सकता है, शैल यू नहीं होगा, शैल तो हो ही नहीं सकता, तो विल यू और वांट यू दोनों सही होंगे। देखिए, इस तरीके के ऑप्शंस आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। आई रिपीट, इस तरीके के ऑप्शंस आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। ये मैंने क्यों ऑप्शन जानबूझकर यहां पर डाला, जिससे हो सकता है कि आप दोनों में कंफ्यूज हो,
कि विल यू लगाएं या वॉन्ट यू लगाएं, है ना, तो दोनों में से कोई भी एक सही हो सकता है। बट अगेन मैं बताता हूं, वुड यू एंड वुडंट यू वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। अगर वो ऑप्शंस में नहीं है तब हम क्या करेंगे, तब हम विल यू या वॉन्ट यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपीट कि अगर यहां पर सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बट सेंटेंस अगर नेगेटिव हुआ, अगर मान लीजिए इधर नेगेटिव है, तो फिर क्वेश्चन टैग केवल और केवल पॉजिटिव रहेगा, मतलब नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। और अगर आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात भी सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब एक और इंपेरेटिव की कैटेगरी है जिसमें हम क्या करते हैं, हम लेट या फिर लेट अस, लेट्स या फिर लेट अस से सेंटेंस को शुरू करते हैं। देखिए आपने प्रोनाउंस के केसेस को पढ़ा होगा, जरा सा थोड़ा सा हम यहां पर प्रोनाउन के केसेस को समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में हम फर्स्ट पर्सन, ठीक है, केवल फर्स्ट लिख दूंगा आपको समझ में आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों प्रोनाउंस को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, तो इनको जो प्रोनाउन फॉलो करता है खास करके पॉजिटिव केस में, वो कौन सा आता है आपको पता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल आता है। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल कौन सा होता है, वी होता है, या आर हो सकता है या अस हो सकता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल आएगा। इन द सेम वे अगर मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड को हमने किसी सेंटेंस में यूज किया है तो इसके लिए अगेन फर्स्ट पर्सन प्लूरल आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमने सेकंड पर्सन, पहले फर्स्ट और थर्ड की बात कर लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड को अगर हमने कहीं यूज किया है तो फर्स्ट और थर्ड पर्सन को जो प्रोनाउन फॉलो करेगा, मतलब इसके लिए जो पॉजेसिव केस आएगा अगेन फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा। लेकिन अगर सेकंड और थर्ड को हमने कहीं यूज किया है तो इसके लिए जो प्रोनाउन फॉलो करेगा दैट वुड बी सेकंड पर्सन। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, याद रखने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है भाई, हमारे यहाँ इंडियन सोसाइटीज में कल्चर क्या होता है, मैं साइड हो जाता हूं जिससे आप इसको देख पाए। हमारे यहाँ इंडियन सोसाइटीज में कल्चर क्या होता है कि जो घर का सबसे छोटा होता है ऑर्डर्स उस तक पास किए जाते हैं कि पापा आपके बड़े भाई से बोलते हैं, आपका बड़ा भाई आपसे, आप अपने छोटे भाई बहन से, है ना। तो नीचे की तरफ ऑर्डर जो है ना धीरे धीरे पास किए जाते हैं। हम क्या करते हैं, अपनों से जो छोटे हैं उन पर जिम्मेदारियां ज्यादा डालते हैं। इसी तरीके से प्रोनाउन का भी केस यही चलता है कि अगर तीनों एक साथ यूज हुए तो इसको जो फॉलो करेगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट और सेकंड अगर यूज हुआ तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल रहेगा क्योंकि ये नंबर में कम है। फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में फर्स्ट पर्सन और सेकंड और थर्ड में सेकंड पर्सन। इन सब चीजों को बताने के पीछे का लॉजिक क्या था मैं ये आपको बता देता हूं। देखिए जब भी कोई सेंटेंस लेट अस से शुरू होता है तो लेट अस में किया क्या जाता है, हम प्रपोज करते हैं किसी बात को। प्रपोज का मतलब केवल एक नहीं होता जो तुम समझ रहे हो, प्रपोज करने का मतलब होता है प्रस्ताव रखना। तुम्हें प्रपोजल और प्रपोज के नाम से एक ही बात समझ में आती है ना। सो लेट अस से क्या करते हैं, हम किसी बात को प्रपोज करते हैं। यहां पर जब प्रपोजल होता है ना तो जो डूअर्स होते हैं वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों होते हैं। कैसे, अगर मैं बोलूं लेट स्टडी, चलो पढ़ाई करते हैं, तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, आप भी पढ़िए मैं भी पढ़ता हूं। लेट अस स्टडी का मतलब हम दोनों पढ़ते हैं, और इसी वजह से इसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो हो जाता है शैल बी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं ओपन द डोर, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं ओपन द डोर, तो क्या मैंने इसमें कहीं खुद को इंक्लूड किया, नहीं किया, मैंने केवल आपको कमांड किया। इसलिए इसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो क्या होता है, वुड यू हो जाता है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में एक ऑब्जेक्ट हिडन होता है जिसको ऑर्डर्स दिए जाते हैं। तो वुड यू क्यों हो जाता है, क्योंकि हमने किसी सेकंड पर्सन को ऑर्डर्स दिए। लेकिन यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने किसी बात को प्रपोज किया, कोई प्रस्ताव रखा जिसमें फर्स्ट पर्सन भी इंक्लूडेड है, सेकंड पर्सन भी इंक्लूडेड है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। आई सपोज ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसीलिए लेट्स या फिर लेट अस से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो बनता है शैल वी। और क्यों बनता है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन वी प्लूरल प्रोनाउन को हम यूज करते हैं और आई वी के साथ में शैल यूज होता है, आपको पता है। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हो लेट्स पार्टिसिपेट इन द क्रॉस कंट्री रेस, चलो क्रॉस कंट्री रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो विल वाले ऑप्शंस तो गए, है ना। वॉन्ट यू नहीं होगा, विल यू भी नहीं होगा। अब जरा बताइएगा शैल बी होना चाहिए या शैल अस होना चाहिए, एक मिनट का टाइम लीजिएगा, सोचिएगा। शैल अस हो सकता है क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि शैल अस इसलिए नहीं हो सकता, अस ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट की जगह पर हम ये प्रोनाउन नहीं लिख रहे हैं, हम कहां लिख रहे हैं, सब्जेक्ट के प्लेस पे लिख रहे हैं, इसलिए सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। लेट हिम स्टडी प्रॉपर्ली, चलो फटाफट इसको आंसर करो। लेट हिम स्टडी प्रॉपर्ली, शैल बी, शैल बी, शैल बी, है ना, शैल बी आंसर आ रहे होंगे सभी के। हाँ बिल्कुल सही, शैल बी इसका सही ऑप्शन होगा, है ना। हाँ खा गए धोखा, शैल बी नहीं होगा। अब आप अगेन बोलोगे सर अभी आपने बोला लेट्स और लेट अस, तो ध्यान से इसको देखो एक बार, क्योंकि मैंने क्या बताया था, लेट्स और लेट अस। लेट्स का मतलब लेट अस का एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया, अपॉस्ट्रोफी लगाकर सेम बात बोली गई। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, लेट हिम स्टडी प्रॉपर्ली, उसको ढंग से पढ़ाई करने दो। प्रपोजल नहीं है,
प्रपोजल होता तो मैं खुद को भी इंक्लूड करता। मैंने आपसे बोला लेट हिम स्टडी प्रॉपर्ली, उसको ढंग से पढ़ाई करने दो, मतलब मैं केवल सेकंड पर्सन को कोई ऑर्डर पास कर रहा हूं। तो यहां से बात क्या ध्यान रखना है कि लेट के बाद में अगर कोई भी और ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्टिव केस में जनरली हम लेट के बाद में यूज करते हैं, तो लेट के बाद में अगर अस नहीं आता या लेट्स नहीं आता है, कोई भी और प्रोनाउन आता है या कोई और नाउन आता है, तो हम क्या करेंगे, शैल भी नहीं लिखेंगे। तब हम क्या लिखेंगे, विल ही भी नहीं लिखेंगे, शैल हिम भी नहीं लिखेंगे, विल यू या फिर वांट यू या वुड यू या वुडंट यू सही ऑप्शन होगा। इंपेरेटिव सेंस पहली, इंपेरेटिव सेंटेंस पहली वाली कैटेगरी विल यू इसका सही ऑप्शन होगा। और ऐसे ही तुम आंख बंद करके तुक्के मार के आते हो, बाद में काउंट करते हो कि सर इंग्लिश का 4 नंबर ये बढ़े, 4 नहीं बढ़े बेटा, 1.33 माइनस में और लेके जाएगा ये, ठीक है, हालत खराब कर देगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सही ढंग से कंप्लीट चीजों को पढ़ के जाना है। मैं फिर से बता देता हूं, अगर लेट के बाद में अस या फिर लेट्स नहीं है तो फिर शैल बी का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर प्रपोजल की बात नहीं करी जा रही है, यहां पर कमांड की बात करी जा रही है, या सजेशन की बात हो सकती है, या रिक्वेस्ट की बात हो सकती है, कुछ भी और हो सकता है, प्रपोजल नहीं होगा। और प्रपोजल के नाम से जो पढ़ रखे हो वो भी नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से अगले कॉन्सेप्ट पर आते हो। प्रोबेबली ये लास्ट कॉन्सेप्ट होगा इस तरीके के क्वेश्चंस का। अच्छा, एक और जरूरी बात, इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, 100 बहुत शानदार क्वेश्चंस क्वेश्चन टैग के आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में सर्च क्या करना है, आपको जाकर टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है तक्षशिला डिफेंस एकेडमी, ठीक है, तक्षशिला डिफेंस एकेडमी। और उस चैनल पर आपको 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उन 100 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। उसमें से जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो फंस सकते हैं, जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कतें हो सकती, वो मैं अगली क्लास में डिस्कशन करवाऊंगा। बट उससे पहले आपको क्या करना है, उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। उन सारे क्वेश्चंस में से जो अच्छे, जो ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको हाईलाइट करना है, जिससे आप अगली क्लास के लिए तैयार होकर आए। देखिए, अगर कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी सेंटेंस में यूज हुआ, इंडेफिनिट का मतलब जिसके बारे में पता ना हो, जैसे मैं बोल दूं somebody is at door, somebody is knocking at the door, ऐसे मैं बोल दूं दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है, कौन कर रहा है नहीं पता, तो हो कौन कौन से सकते हैं ये हम समझ लेते हैं। एवरीवन हो सकता है या एवरीबॉडी हो सकता है, समवन हो सकता है या somebody हो सकता है, एनीवन हो सकता है, एनीबॉडी हो सकता है। समवन somebody 2 बार लिख गया है, कोई बात नहीं, एवरीवन हो गया, समवन हो गया, एनीवन हो गया, नो वन हो गया यहां पर, ठीक है। यहां पर समवन की जगह आप नो वन कर लीजिए, मैं लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर नन कर लीजिए या फिर नोबडी हो सकता है, ठीक है, नन या फिर नोबडी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए ये प्रोनाउंस किसी सब्जेक्ट के, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी, नन या फिर नोबडी, तो होगा क्या, इनका जो क्वेश्चन टैग होगा वो प्लूरल होगा। अब बच्चों प्लूरल लिखने का मतलब क्या है, प्लूरल लिखने का मतलब हमारा जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल हो जाएगा। अब भाई प्रोनाउन प्लूरल है, हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तो इस्तेमाल करने से रहे, क्यों, क्योंकि ये सारे क्या बात करेंगे, जैसे मैं बोल दूं आपसे someone is at your house, आपके घर पे कोई है, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया स्पीकर, मैं तो इंक्लूडेड नहीं हूं, सेकंड पर्सन मैंने आपसे बोला आप भी इंक्लूडेड नहीं हो, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन कौन सा होता है, आप बोलोगे सर दे होता है, और दे के लिए हमेशा हमें क्या करनी पड़ेगी, प्लूरल वर्ब लिखनी पड़ेगी। तो एक बात बहुत क्लियर होगी कि प्रोनाउन हमेशा क्या आएगा, दे आएगा, और दे के हिसाब से हम क्या करेंगे, उस टेंस की प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। जैसे मैं बोलूं, अच्छा सेम ही लिख दिया, somebody knocked at the door, किसी ने दरवाजे पर नॉक किया, तो देखो यहां ही है तो ये तो नहीं होगा, दे दे दे। अब देखो knocked का मतलब क्या है, ये V2 है, V2 का मतलब टेंस कौन सा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट हुआ, तो डू दे तो होने से रहा। अब ये सेंटेंस हमारा है पॉजिटिव, तो डिड दे भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डिडंट दे होगा। somebody knocked at the door, किसी ने दरवाजे पर नॉक किया, इसका हम क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे, क्या नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और प्लूरल ही क्या लिखेंगे, प्रोनाउन लिखेंगे। डिड एक अकेली हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होती है, और सिंगुलर और प्लूरल के साथ साथ एक ही यूज होती है। अगर कोई दूसरा टेंस होता तो हम इसको चेंज कर देते। आई सपोज ये बात भी आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से एक और जरूरी बात आप सबके लिए जो छूटी जा रही थी, जो शायद छूट सकती थी। देखिए मैंने आपको बताया कि अगर हम करेंगे क्या, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन हो तो हम प्लूरल क्वेश्चन टैग लिखेंगे। लेकिन एक चीज और यहां से ध्यान रखिएगा, देखिए पर्सन जो है ना, पर्सन प्लूरल हो सकता है,
या जितने भी हम कह लें पर्सन होंगे प्लूरल होंगे। आप अगर ह्यूमंस की बात करेंगे तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात कर लूं समथिंग, मैं बात कर लूं एनीथिंग, मैं बात कर लूं नथिंग, मैं बोल दूं एवरीथिंग, तो कुछ एक ऐसी वस्तुएं हैं जो काउंटेबल हैं और कुछ एक ऐसी वस्तुएं हैं जो अनकाउंटेबल हैं, तो वो सिंगुलर ही हो सकती हैं, प्लूरल नहीं हो सकती। सारी वस्तुओं की मैं सारी ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ एक ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो केवल और केवल सिंगुलर हो सकते हैं। तो अगर हम इनका क्वेश्चन टैग प्लूरल बना देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी वर्ड्स ऐसे यूज होते हैं, जैसे समथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, नथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, अगर इनके बाद में एवरीबॉडी, एवरीवन नहीं है, एवरीथिंग है, समथिंग है, एनीथिंग है, तो इनका क्वेश्चन टैग क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। बाकी सारी चीजें सेम चलेंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, लेकिन इनको हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। जैसे मैं बोलूं एवरीथिंग लुक्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, सब कुछ कैसा दिख रहा है? ब्राइट, चमकदार दिख रहा है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर दिख रहा है, आप सभी के फेसेस की तरह है ना, बहुत चमकदार, बहुत सुंदर आप सभी दिख रहे हैं। तो होगा क्या? इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? अच्छा, इसका दे यहां आ गया, नाराज हो गया इससे, तो इसका ये तो होना ही नहीं, इसीलिए नाराज है, आरंट दे नहीं होगा। होगा क्या? देखो डोंट तो नहीं हो सकता, सॉरी, अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, तो इजंट नहीं होगा। लुक्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डू और डस का इस्तेमाल होगा, है ना। अब देखो जरा, डजंट इट है और डोंट दे है, तो प्लूरल तो नहीं होगा, मैंने अभी आपको बताया। होगा क्या? डजंट इट होगा, ठीक है। एवरीथिंग लुक्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा? डजंट इट बन जाएगा। आई सपोज दिस इज द लास्ट स्लाइड, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई सपोज क्वेश्चन टैग के सारे कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर आपको फर्दर कोई भी इन क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट्स हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, आप हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, है ना। और उसके अलावा हमारा ऑफलाइन सेंटर जो कि अलीगंज लखनऊ में, विजिट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल पर इन क्वेश्चंस की मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। मैंने जैसा आपको पहले ही बताया हुआ है, 100 क्वेश्चंस क्वेश्चन टैग के आप सभी को मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस के आप सभी प्रैक्टिस कीजिए। बिलीव मी, ये क्वेश्चंस को अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया, इन 100 क्वेश्चंस को, जीवन में कभी भी आपको क्वेश्चन टैग से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अगले कौन से टॉपिक्स पर ऐसे वीडियोस चाहेंगे या कौन सा टॉपिक आप सभी पढ़ना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए तक्षशिला डिफेंस एकेडमी के साथ में। हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।